तो स्वागत है साथियों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मर्स लव पे। जो बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेज स्टार्ट कर रखी थी, तो कुछ टाइम 2 दिन से मैं क्लास आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था। पर जो आज की जो अपनी क्लास है वो सोइल साइंस का जो लेक्चर नंबर सेकंड है आपके बीएससी एग्रीकल्चर वालों के, जो सोइल साइंस का लेक्चर नंबर सेकंड है वो 2 लेक्चर का है। मतलब जो टॉपिक नंबर सेकंड है वो 2 लेक्चर का है, 2 बार में करना है उसको। तो जो फर्स्ट इसमें चीज़ देख रहे हैं, चट्टानों का पक्ष और मृदा निर्माण, कौन सा है आपका कि चट्टानों का पक्ष और मृदा निर्माण, वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड सोइल फॉर्मेशन। इसके बारे में बहुत कुछ भाई ये भी बोल रहे थे कि मैं जब बोर्ड पे पढ़ा रहा था तो आपको कुछ मैटर शॉर्ट में मिल रहा था। तो उन भाइयों के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि उनको जो आज स्टडी मैटर है वो थोड़ा अच्छे से मिलने वाला है, जो उनको चाहिए था। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग में मिलने वाला है कि बीएससी से भी ज़्यादा आप थ्योरेटिकल एग्जाम में भी अच्छे से कवर कर पाओ, लिख पाओ। जैसे इस जो ये जो टॉपिक है अपना चट्टानों का पक्ष और मृदा निर्माण, इसमें से अक्सर बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर वाला, 7 नंबर वाला और 6 नंबर वाले में से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा बोर्ड पे ना करवा के ऐसे करवाया जाए ताकि आपके अच्छे स्कोर कर सको। और सोइल साइंस आपकी क्रेडिट सब्जेक्ट है तो आप अच्छे से अच्छी ओजीपी मेंटेन कर सको। तो उसलिए मैंने इसलिए करवा रहा हूँ। बाकी बोर्ड का अपना ऐसा है कि बहुत जल्द अपन बोर्ड पे क्लासेस जो आपकी मैंने बताया था मैथ बायो केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला है। थोड़ा सा फ्लेट अरेंज नहीं हो पाया था, इस वजह से हम बोर्ड का नहीं कर पाए। तो ये 2 दिन से क्लास नहीं हुई थी, आज अपनी ये क्लास है। तो क्लास को एंड तक देखना। और जो भी नए व्यूवर्स है ना, वो अभी तक अगर चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यहाँ से चैनल के पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। और इसके अलावा सोइल साइंस का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका लिंक, प्लस जो बीएससी एग्रीकल्चर की और क्लासेज की अपनी हो रही है, सब्जेक्ट्स की रेगुलर क्लासेज जो हो रही है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, बायो, ठीक है, सोइल साइंस के जो प्रीवियस लेक्चर है वो सारा कुछ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही इस पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सारे ध्यान से देखें आराम से और मेरे को बताएं इस पर कैसा क्या रिस्पॉन्स रहता है। अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो इसके हिसाब से अपन नेक्स्ट क्लासेज बनाएंगे। पीडीएफ के द्वारा करवा दूंगा या बोर्ड पे करवा दूंगा, जो आप बोलोगे वैसे करवा देंगे। ठीक है, तो अपना ये कौन सा लेक्चर है, सोइल साइंस जो आपकी है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की, उसका सेकंड लेक्चर है चट्टानों का पक्ष और मृदा निर्माण, वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड सोइल फॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं इसको। मृदाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, देख सकते हो आप, मृदाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चट्टानों के खनिज अवयव से विकसित होती है। मतलब जो सोइल है ना वो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, चाहे दिखे या ना दिखे, चट्टानों के खनिज पदार्थ, जो चट्टानों के खनिज पदार्थ है ना उनके अवयव से विकसित हुई है। मैंने ये चीज़ डेफिनेशन में बताई थी कि सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, ये एक प्राकृतिक तत्व है जो प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता या अपने द्वारा नहीं बनता, प्रकृति के द्वारा बनता है। तो ये जो चट्टाने हैं ये भी अपन प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। इनके जो खनिज अवयव है, जो मिनरल्स है, उनके द्वारा ही तो मृदाएं विकसित होती है। तो देख सकते हो मृदाएं प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चट्टानों के खनिज अवयव से विकसित हुई है। चट्टानें अपक्षय प्रक्रमों के अंतर्गत भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं से, भौतिक में आते हैं फिजिकल, ठीक है, रासायनिक में आते हैं केमिकल, फिजिकल और केमिकल जो मैकेनिज्म है, क्रियाएं तथा वायुमंडल के कारकों द्वारा, जो जैवमंडल है, वायुमंडल है ना, उनके कारकों द्वारा विघटित होकर असंगठित पैतृक पदार्थ बनाती है। इस लाइन को समझोगे ठीक से कि चट्टाने अपक्षय प्रक्रमों के अंतर्गत, अपक्षय प्रक्रम क्या होता है, जो टूटने का है, ठीक है, चट्टाने टूट रही है और मृदा का निर्माण हो रहा है, उसको अपक्षय का प्रक्रम बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो अपक्षय प्रक्रमों के अंतर्गत भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं से, भौतिक और रासायनिक क्रियाएं, फिजिकल और जो जो केमिकल जो मैकेनिज्म उनके द्वारा, तथा और वायुमंडल जो जैव है आपके बायो वो है उसके कारकों के द्वारा विघटित होकर टूटकर असंगठित पैतृक पदार्थ बनाती है। जो सोयल के जो पैतृक पदार्थ है, पेरेंटल मैटर है, वो किससे बनता है, जो चट्टाने हैं जब टूटती है। और चट्टाने किससे टूट रही है, भौतिक, रासायनिक और जैव कारकों के द्वारा टूट रही है। कौन कौन से कारक है सारे बात करेंगे। ये पैतृक पदार्थ मृदा के निर्माण कारक प्रक्रमों से मृदा में परिवर्तित हो जाते हैं। जो मृदा निर्माण की जो क्रिया है जिसको सोइल फॉर्मेशन बोलते हैं, सोइल जेनेसिस बोलते हैं, उसके द्वारा ये जो इन चट्टानों से जो कार्बनिक पदार्थ निकल रहा है या जो भी असंगठित पैतृक पदार्थ निकल रहा है वो उस क्रिया के द्वारा, सोइल फॉर्मेशन क्रिया के द्वारा सोइल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तो बात हो गई अपनी इसकी। अब बात करते हैं चट्टानों का अपक्षय, कि चट्टानों का अपक्षय कैसे होता है। अपक्षय वह क्रिया है, अपक्षय वह क्रिया है जिसमें भूपरपट्टी की जो अपने सरफेस पे जो ठोस चट्टाने हैं ना वो टूटकर मृदा के पैतृक पदार्थ बनाती है। इस लाइन को समझना, छोटी सी लाइन है, अच्छे से समझ के करेंगे पूरा, क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है पर एंड तक देखना कि अपक्षय वह प्रक्रिया है, अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें भूपरपट्टी, मतलब जो सरफेस के ऊपर जितने भी अपने ठोस सॉलिड जो चट्टाने हैं, रॉक्स है ना, वो टूटकर उनका अपक्षय होता है और वो क्या करती है, जो सोइल के जो पेरेंटल मैटर है, पैतृक पदार्थ है, उसको बनाती है। फिर जब सोइल का पैतृक पदार्थ बन गया अपने पास, फिर सोइल जेनेसिस की क्रिया के द्वारा उसके द्वारा सोइल बनती है अपने को। ठीक है, ये लाइन ये कहना चाहिए। तो अपक्षय जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। अपक्षय जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। अपक्षय कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा है ये चीज़, ये जो क्वेश्चन है ना बड़े क्वेश्चन में आता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, मैं सही से करवा रहा हूँ।
और इस क्लास में देखते हैं क्या रेस्पॉन्स रहता है। आप मेरे को बता देना ऐसे आपके सही समझ में आ रहा है या बोर्ड पे सही समझ, क्योंकि बोर्ड पे मैं जो मेन चीज़ें वो बता पाता हूँ, यहाँ पे पूरी चीज़ अपन बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अपक्षय 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? भौतिक या यांत्रिक। ठीक है, भौतिक या यांत्रिक, फिजिकल या मैकेनिकल। ठीक है, सेकंड नंबर पे है रासायनिक, केमिकल वाला, और थर्ड पे है जैविक या बायो वाला। अब बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट की। ये चीज़ याद रखना, अपक्षय 3 प्रकार का होता है। और अपक्षय क्या होता है? अपक्षय वह प्रक्रिया है या वह क्रिया है जिसमें भूपर पट्टी की ठोस चट्टानें टूटकर जो सरफेस पे अपने जो सॉलिड रॉक्स है ना, वो टूट कर क्या बनाती है? जो सोइल का पेरेंटल मैटर है, पैतृक पदार्थ है, वो बनाती है। और फिर जब सोइल का, ये सपोज दैट ये अपनी सरफेस है, इस पे ये रॉक्स है, चट्टान है, ठीक है, ये टूट के क्या बना रही है? सोइल का जो पैतृक पदार्थ है, सपोज दैट ये पैतृक पदार्थ हो गया। अब इसके द्वारा सोइल जेनेसिस की क्रिया हो रही है और क्या बन रही है? सोइल बन रही है। और ये किन किन कारकों से टूट रही है? 3 कारक है। ठीक है, कौन कौन से? भौतिक कारक है कि भौतिक कारकों की वजह से टूट रही है, या फिर रासायनिक कारक है, केमिकल की वजह से टूट रही है, फिर यह जैव कारक है, जैव कारकों की वजह से टूट रही है। अब भौतिक में कौन से आ रहे हैं, रासायनिक में कौन से आ रहे हैं, जैविक में कौन से आ रहे हैं, वो सारी बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं भौतिक कारक की। तो भौतिक कारक, फिजिकल और मैकेनिज्म वेदरिंग। इस अपक्षय के द्वारा, भौतिक कारक के अंदर क्या होगा? इस अपक्षय के द्वारा स्थूल चट्टानें, जो बड़ी चट्टान है, छोटे छोटे टुकड़ों या कणों में परिवर्तित हो जाती है, टूटकर छोटे छोटे कणों या टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है। इससे चट्टानों तथा खनिजों के आकार एवं रूप में ही परिवर्तन होता है। इससे देखो, ये लाइन दोबारा से समझना बहुत अच्छे से, कि इस अपक्षय द्वारा स्थूल चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों या कणों में परिवर्तित हो जाती है। इससे चट्टानों के तथा खनिजों के आकार एवं रूप में ही परिवर्तन होता है। उनके आकार और रूप में ही परिवर्तन होता है, उनके रासायनिक संगठन में बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, उनके आकार एवं, यहाँ पे देख सकते हो आप, थोड़ी तबीयत खराब हुआ है अभी, तो इस चट्टानों तथा खनिजों के आकार एवं रूप में ही परिवर्तन होता है, परंतु इससे बनने वाले नए पदार्थ का रासायनिक संगठन परिवर्तित नहीं होता है। ये निम्न भौतिक कारकों द्वारा होते हैं। कौन कौन से भौतिक कारक है? देखो, ये कोई ऐसे समझना इसको, ये अपने सरफेस पे ये कोई चट्टान है, ये टूट गई, इसमें अपने फेरस था, ठीक है, इसमें फेरस था, अगर ये टूट गई तो यहाँ पे जो छोटे भागों में टूटेगी, इसके आकार और रूप में परिवर्तन हो रहा है, ना कि इसके संगठन में परिवर्तित हो रहा है। ये चीज़ कहना चाह रहा है। तो भौतिक कारकों में कौन कौन से आए हैं वो चीज़ देख लेते हैं। फर्स्ट पे अपने ताप देख रखा है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें तो विभिन्न ऋतुओं में दिन के समय चट्टानों का सूर्य की गर्मी से प्रसार होता है। जब गर्मियों के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जब वो इन चट्टानों पे पड़ता है तो उनका प्रसार होता है। ठीक है, वो फैलने लगती है, इस वजह से वो टूट जाती है। तो अपन पढ़ भी क्या रहे हैं? चट्टानों का टूटना मतलब अपक्षय। और पढ़ क्या रहे हैं? फिजिकल वाला, भौतिक अपक्षय। तो उसमें सबसे पहला कारण था ताप। तो ताप से कैसे टूट रही है? कि विभिन्न ऋतुओं में दिन के समय चट्टानों का सूर्य की गर्मी से प्रसार होता है और रात में के चट्टानें सिकुड़ती है। इस वजह से वो क्या होती है? बार बार सिकुड़ने और फैलने के कारण, बार बार किसी चीज़ को आप बार बार सिकुड़ेगी, बार बार फूलेगी, तो वो क्या होगी? कमजोर होकर टूट जाएगी। ठीक है, ताप की वजह से कैसे टूट रही है चीज़, इतना सा समझ में आनी चाहिए आपको वहाँ पे लिखने के लिए, कि भौतिक कारकों के अंदर कौन कौन से कारक है। पढ़ने का तरीका बताऊँ मैं आपको, आप नोट्स बना रहे हो, लिखना चट्टानों का पक्ष, नीचे लिखना 3 प्रकार का, 3 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट लिखना भौतिक फिजिकल, है ना, उसमें लिखना फर्स्ट वाला भौतिक में ये चीज़ लिख देना कि उनके आकार और रूप में परिवर्तन होता है, ना कि उनके संगठन में। ठीक है, संगठन अपरिवर्तित रहेगा। कैसे रहेगा ये चीज़ भी मैं समझा रहा हूँ सही से, कि यार आपके पास एक पार्ले जी है, ठीक है, एक पार्ले जी बिस्किट है। अब आपका ये सपोज दैट पार्ले जी जो बिस्किट है वो रॉक्स है आपके लिए, और आप कर रहे हो इसका भौतिक, ठीक है, भौतिक अपघटन कर रहे हो। तो इसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो इसका रूप परिवर्तित हो गया, इसका आयतन परिवर्तित हो गया। पर इस पार्ले जी में जो मिनरल्स थे, 2% शर्करा थी, वो भी 2% शर्करा इन टुकड़ों में ही तो रहेगी। ऐसे तो है नहीं कि 4% हो जाएगी वो शर्करा। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे देख सकते हो आप, रासायनिक संगठन जो है वो इनका अपरिवर्तित रहता है। इसमें बात आई थी अब ताप की। ताप के द्वारा चट्टानें सिकुड़ रही है, फैल रही है, सिकुड़ रही है, फैल रही है, टूट गई। पर जो फेरस था चट्टान में, तो नीचे जो टूटी उसमें फेरस ही तो रहेगा, ऐसे तो नहीं है एल्यूमिनियम आ जाएगा। ठीक है, रासायनिक संगठन परिवर्तित नहीं होगा। दोबारा से पढ़ा देता हूँ ताप का, कि विभिन्न ऋतुओं में दिन के समय चट्टानों का सूर्य की गर्मी से प्रसार होता है और रात में ताप कम हो जाने से चट्टानें सिकुड़ती है। इस प्रकार के बार बार क्रमशः फैलने तथा सिकुड़ने से चट्टानें निर्बल हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और इनमें दरारें पड़ जाती है और टूट फूट होती रहती है। इसके अतिरिक्त चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ एक निश्चित ताप पर दूसरे की अपेक्षा कम फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, जिससे भी चट्टानें टूटने लगती है। जैसे कुछ खनिज है जो ज़्यादा धूप में फैलते हैं, कुछ है कि बिना धूप पड़े ही फैल जाते हैं, तो उस वजह भी चट्टानें टूटती रहती है। चट्टानों के अंदर खनिज पदार्थ आपको पता है पाए जाते हैं, मिनरल्स वगैरह, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिस्टलीय चट्टानों ताप के प्रभाव से जल्दी टूटती है। चट्टान के ऊपरी भाग में आंतरिक भाग की अपेक्षा अधिक परिवर्तित होता है। चट्टान के ऊपरी भाग में आंतरिक भाग की अपेक्षा अधिक परिवर्तित होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर ही तो ज़्यादा उसके सरफेस पे ही तो धूप पड़ेगी,
तो उस वजह से उसके जो भी है सारे कुछ चेंजेबल होंगे, वो ऊपर ही ज़्यादातर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इस अंतर के प्रभाव से भी चट्टानें टूटती रहती है। सेकंड नंबर पे देखते हैं जल। मैंने पढ़ने का तरीका बता दिया है, आप पढ़ना सोइल, ये चट्टानों का अपघटन। अपघटन की परिभाषा देखना क्या होता है कि चट्टानों का टूटना अपघटन कहलाता है। और इससे इसके तीन है, भौतिक है, रासायनिक है और जैविक है। भौतिक के अंदर क्या होता है, चट्टानों का टूटती है और कौन कौन से कारकों से टूटती है उनमें फर्स्ट अपने पढ़ लिया टेम्परेचर या ताप, सेकंड पढ़ रहे हैं जल। और भौतिक में होता क्या है कि चट्टान के अवयव जो है, मतलब उसका आकार और रूप परिवर्तन हो सकता है, उसका रासायनिक संगठन जो है वो चेंजेस नहीं होगा। फर्स्ट मैंने बता दिया ताप से कैसे टूट रही है कि जब ताप गिरेगा तो उनमें खनिज भी पाए जाते हैं। चट्टानें क्या होगी, दिन में जब अधिक ताप पड़ेगा तो फैल जाएगी, रात को जब सर्दी पड़ेगी तो सिकुड़ जाएगी। इससे वजह फैलना सिकुड़ना कमज़ोर होकर टूट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं जल। जल से कैसे टूटेगी वो चीज़ देखते हैं। वेग से प्रभावित होने वाला जल अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर आदि को अपने साथ अधिक वेग से प्रभावित करके धीरे धीरे परस्पर टकराकर छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। जैसे समंदर वगैरह, जो नदियाँ नहरें हैं ना, उनमें बहुत स्पीड से जो झरने वगैरह जल आता है, कंटिन्यू एक जगह पानी पड़ता रहता है ना, तो वो टूट जाती है और फिर नीचे गई लुढ़क के। तो बड़ी चट्टान थी, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, उसी को अपक्षय बोल रहे थे। भौतिक अपक्षय हो रहा है, जल के द्वारा हो रहा है। ठीक है, सेकंड कारक आपका कंप्लीट। थर्ड है वायु। हवा के द्वारा कैसे टूटेगी, ये चीज़ ध्यान से देखना। ये चीज़ें रटने की नहीं है, समझ लो इनको। जब एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, एक सब्जेक्ट में सोयल साइंस का आ गया कि क्या होता है अपघटन, क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से कारक है, तो ये अगर आपको याद है ना, जो हेडिंग से याद है ना, बहुत अच्छे से कर पाओगे। और जब हेडिंग ही लिखे आओगे ना अगर अच्छे से, नंबर पूरे में से पूरे हैं आपके। ठीक है, देखते हैं क्लास कितनी हो गई, 11 मिनट बड़ी हो जाएगी क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो आना चाहिए। वायु। वायु अपने साथ धूल तथा पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उड़ाकर ले जाती है और पदार्थ आपस में रगड़ खाकर धीरे धीरे कणों में बदल जाते हैं। हवा में क्या है, छोटे छोटे, मैंने वायु जो सोइल इरोजन है उसमें हवा के द्वारा मृदा का जो क्षरण है वो चीज़ पढ़ा रखी है 12th क्लास वाली क्लास में। तो जिन भाइयों ने नहीं देखा वो भी देख लेना। बाकी वैसे बीएससी फर्स्ट ईयर की जितनी भी क्लास है सारा लिंक मैं नीचे देने वाला हूँ। ठीक है, तो वायु क्या है, अपने साथ छोटे छोटे कण वगैरह उड़ा के ले जाती है। जब ये किसी से टकराते हैं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और चिपक के क्या छोटे छोटे कण बना लेते हैं, जो कि मृदा निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। थर्ड नंबर पे देखते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर से कैसे होगा, ग्लेशियर अपने साथ चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े को लेकर भागते हैं, जिससे ये दाव या रगड़ खाकर छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे बर्फ़ के ग्लेशियर वगैरह हैं, जब वो पिघलते हैं या ऊपर से बर्फ़ टूट के गिर रही है तो चट्टान पे गिर गई तो तोड़ के नीचे लिए आएगी। बड़ी चट्टान थी, छोटे छोटे कणों में हो गई नीचे आते आते, तो फिर इन छोटे छोटे कणों से सोइल जेनेसिस, जो सोइल फॉर्मेशन जो प्रक्रिया है उसके द्वारा क्या बन जाएगी, सोइल बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पाला। फॉरेस्ट। चट्टानों की दरारों में एकत्रित हुए जल जमाव बिंदु पर बर्फ में बदल जाता है, जिससे इसके आयतन में 90% प्रसार होता है। ठीक है, जो ये सपोज डेट एक चट्टान ये है और एक चट्टान ये है, इनके बीच में ये जो दरार दिख रही है ना खाली जगह, इसमें पानी था। ठीक है, नमी थी। अब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी तो ये बर्फ़ में बदल गया। जब पानी बर्फ़ में बदलेगा तो उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी। आयतन में वृद्धि होगी तो दोनों चट्टानों पे दबाव गिरेगा कि ये थोड़ी इधर खिसकेगी, ये इधर खिसकेगी, और ज़्यादा दबाव गिरेगा तो ये टूट जाएगी। तो पाले की वजह से भी चट्टानें टूटती है। तो ये अपन क्या पढ़ रहे थे इतनी देर कि चट्टानों के अपेक्षा के भौतिक कारक। भौतिक कारक में मैंने पहला पढ़ाया आपको ताप, टेम्परेचर, सेकंड पढ़ाया मैंने जल, थर्ड पढ़ाया मैंने वायु या हवा, फोर्थ पढ़ाया ग्लेशियर और फिफ्थ पढ़ाया पाला। ये हो गया अपना भौतिक कंप्लीट। अब बात करते हैं रासायनिक। मैंने 3 प्रकार से बताया था, भौतिक, रासायनिक और जैविक। रासायनिक जो है केमिकल जो वेदरिंग है वो कैसे होती है, महास्थूल अथवा शिथिल पदार्थों के रूप में, महास्थूल अथवा शिथिल पदार्थों के रूप में चट्टानों के विच्छेदन एवं रासायनिक अपक्षय को भौतिक विघटन, मतलब महास्थूल अथवा शिथिल पदार्थों के रूप में चट्टानों के विच्छेदन को, महास्थूल मतलब बहुत बड़ी चट्टानें शिथिल पदार्थों के रूप में किसी छोटे से पदार्थ के रूप से टूटती है अगर, या उसमें केमिकल जो रासायनिक प्रक्रम होता है, कोई अभिक्रिया चलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अपक्षय बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। कुछ निश्चित खनिजों के आंशिक या पूर्ण रूप से गायब होने तथा द्वितीयक उत्पादों के बनने के साथ मुख्यतः चट्टानों के खनिजों की सतह तथा रासायनिक अपक्षय होता है। यह रासायनिक रूपांतरण कहलाता है। ठीक है, रासायनिक अपक्षय में निम्न क्रियाएं भाग लेती है। यहाँ से सही से समझ में आएगा जल विश्लेषण। जल विश्लेषण ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको कि जल विश्लेषण में क्या हो रहा है, और जल विश्लेषण रासायनिक अपक्षय का ही पार्ट है। ये चीज़ें पहले वाला भौतिक में मैंने 5 बता दिए, पांचों याद होने चाहिए। फिर लिख तो आप दोगे जब, अगर आपको याद है, आपने समझा है, तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको लिख सकते हो आप आराम से। ठीक है, तो जल विश्लेषण की बात करते हैं अपन। कहाँ गया, चट्टानों के खनिजों, चट्टानों के खनिजों विशेष रूप से फेल्सपार और माइका का संपर्क जब जल के साथ होता है तो जल का हाइड्रोजन आयन खनिजों के धन आयन के साथ स्थानांतरित हो जाती है, जिससे खनिज का रासायनिक संगठन बदल जाता है और वो निर्बल होकर टूटने लगते हैं।
चट्टानों के अंदर खनिज पाए जाते हैं, सबको पता है। जब ये जो फेल्सपार और माइका है ना, फेल्सपार और माइका का जो संपर्क है जब ये जल के साथ होता है तो जल का जो हाइड्रोजन आयन है H2O, पता है आपको, जल का हाइड्रोजन जो आयन है वो खनिजों के धनायन के साथ, जो खनिजों का जो प्लस आयन है ना, प्लस जिसको धनायन बोलते हैं, उसके साथ स्थानांतरित हो जाता है, जुड़ जाता है, जिससे क्या है जो खनिज है अपना मिनरल्स है उनका जो केमिकल जो कंपाउंड्स है, रासायनिक जो संगठन है वो बदल जाता है और वो कमजोर होकर टूटने लगते हैं। ये आप अभिक्रिया देख सकते हो। सेकंड नंबर पे है रासायनिक वाले में जल योजन, हाइड्रेशन। इसको कैसे समझोगे, बहुत ईजी में, कि खनिजों के साथ, मिनरल्स के साथ जब जल के अणुओं के रासायनिक संयोग को जलयोजन कहते हैं। पहले तो जलयोजन कहते हैं किसको है, कि खनिजों के साथ, जो खनिज है ना उनके अणुओं के साथ जब जल का अणु जुड़ जाएगा ना तो उसको क्या बोलेंगे, जल योजन। सबसे समझ लो जल, और योजन मतलब जुड़ना, पानी का जुड़ना। किसके साथ जुड़ना, क्या पढ़ रहे हैं, चट्टानों का पक्ष है तो चट्टानों में क्या पाए जाएंगे, खनिज पदार्थ, और खनिज पदार्थों के साथ पानी का जुड़ना जल योजन। ठीक है, अब इससे कैसे टूटेगी वो चीज़ आगे बात करते हैं। चट्टानों में पाए जाने वाले मृदा उत्पादक खनिजों में जल नहीं होता है। ये क्रिया नम्र प्रदेशों में शुष्क प्रदेशों की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब नम प्रदेशों में शुष्क प्रदेशों की अपेक्षा अधिक होती है। जहाँ पे ज़्यादा बरसात है, ज़्यादा नमी है, ज़्यादा सफोकेशन है, ज़्यादा नमी है, ठीक है, ह्यूमिडिटी जहाँ पे ज़्यादा है ना वहाँ पे ज़्यादा होगी ये क्रिया, क्योंकि वहाँ पे पानी मात्रा ज़्यादा रहेगी हवा में, और चट्टानों के संपर्क में जब हवा आएगी, नमी आएगी, तो उसका जो H2 है, जो जल का अणु है, वो इसके साथ जुड़ेगा और टूट जाएगा। ठीक है, तो बहुत से खनिज जैसे फेल्सपार, एम्फीबोल, माइका, पायरेक्सिन जल योजित होकर हाइड्रोक्स यौगिक बनाते हैं। जैसे 2Fe2O3 प्लस 3HOS था, तो इसमें ये तो ऐसे कैसे रह गया, ठीक है, 2Fe2O3 डॉट 3H2, ये 2H हो गए और ये 3O हो गए, 3H2 बना लिया इन्होंने। ठीक है, तो रासायनिक संगठन में परिवर्तित हो गया है। जल योजन क्रिया से खनिजों के आयतन में वृद्धि हो जाती है। जल योजन की क्रिया होगी, किसी खनिज के साथ जब आके जल जुड़ेगा या कोई भी जुड़ेगा, आपके साथ कोई जुड़ेगा तो आपका वेट तो बढ़ेगा ना, आयतन तो बढ़ ही जाएगा ना, जगह ज़्यादा चाहिए आपको। पहले ये अकेला था, इसके साथ ये इतना सा आके जल जुड़ गया तो इसको अब इतनी जगह की ज़रूरत पड़ गई, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो जब ये ज़्यादा जगह की आयतन बढ़ेगा तो इन पर दबाव लगेगा तो ये टूट जाएंगे आपस में। ठीक है, और अपन पढ़ी क्या रहे हैं, चट्टानों को तोड़ना, क्योंकि जब चट्टानें, ये बड़ी चट्टान है, छोटे छोटे भागों में टूटेगी और फिर मृदा निर्माण की प्रक्रिया होएगी, फिर मृदा बनेगी। पढ़ी यही चीज़ रहे हैं अपन। तो अपन पढ़ रहे हैं रासायनिक अपघटन। ठीक है, रासायनिक में सेकंड नंबर का पढ़ रहे थे जलयोजन। जलयोजन की क्रिया से खनिजों के आयतन में वृद्धि हो जाती है। जलयोजित खनिज मुलायम हो जाते हैं तथा उनकी चमक, दमक और लचक भी रहती है। शुष्क प्रदेशों में ताप की वृद्धि के साथ खनिजों में जलयोजित जल निकल जाता है। इस क्रिया से निर्जलीकरण कहते हैं। थर्ड नंबर पे देखो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण शब्द से समझ में आ रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन आगे जुड़ रहा है, खनिजों के साथ ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग को ऑक्सीकरण कहते हैं। इतना भी लिखा होगा ना कि ये कारक भी, तो भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, ऑक्सीकरण की बात करते हैं, खनिजों के साथ ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग को, ठीक है, क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक सक्रिय होता है। ऑक्सीकरण नमी की उपस्थिति में अधिक सक्रिय होता है, सॉरी, ऑक्सीकरण की जो क्रिया है वो नमी, ह्यूमिडिटी की जो अगर स्टेज है आपकी उसमें अधिक सक्रिय होगा, एक्टिव होगा, मतलब ज़्यादा मात्रा में होएगी। ठीक है, कब, नमी की मात्रा में। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, खनिजों के साथ ऑक्सीकरण के संयोगीकरण तथा हाइड्रेट ऑक्साइड बनाते हैं। जिन खनिजों में आयरन, मैग्नीज और सल्फाइड होते हैं उनका ऑक्सीकरण अधिक होता है। Fe ये था, फेरस ऑक्साइड था, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा, फेरिक ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, चट्टानों का अपक्षय हो गया। अन्य दशाओं में फेरस आयन खनिजों से मुक्त होता है, हो सकता है, जो कि फेरिक रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है। पदार्थों में ओलिवाइन के जलयोजन से फेरस ऑक्साइड मुक्त होता है, जो तुरंत ऑक्सीकृत होकर फेरिक ऑक्साइड या जियोथाइड बना लेता है। फोर्थ नंबर पे देखते हैं अपचयन। अपचयन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। यौगिकों से ऑक्सीकरण का अलग होना अपचयन। देखो, जुड़ना तो क्या कहला रहा था, ऑक्सीकरण, और इसको निकलना क्या कहला रहा है, अपचयन कहला रहा है। देखो, ये कोई यौगिक है, ठीक है, इसके साथ माइनस हुआ इसमें से ऑक्सीजन, यहाँ पे देख सकते हो O2 माइनस O2, जैसे 4 में से 2 निकल रहे हैं ना, तो ये क्या कहलाएगा, अपचयन। और 4 के अंदर अगर 2 जुड़ रहे हैं ना, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। ये 4 तो हो गए अपने खनिज पदार्थ या चट्टान, और ये 2 हो गया ऑक्सीजन, ऐसे समझना इस चीज़ को। तो माइनस जहाँ पे आ रहा है ना कि ऑक्सीजन उससे अलग हो रहा है, बिछड़ रहा है, निकल रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, अपचयन के अंतर्गत आएगा। देख लेते हैं डेफिनेशन। यौगिकों में से ऑक्सीजन के अलग होने को अपचयन कहते हैं। इस क्रिया के द्वारा फेरिक ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड में बदल जाता है, मतलब उस क्रिया का उल्टा हो जाता है। ऑक्सीकरण का उल्टा अपचयन हो गया। ठीक है, ऑक्सीकरण का उल्टा अपचयन।
उसमें ये जुड़ के फेरिक ऑक्साइड बना रहा था, इसमें फेरिक ऑक्साइड से निकल के फेरस ऑक्साइड में बदल जाता है। जहाँ पानी अधिक होता है वहाँ ऑक्सीजन कम होती है और आयरन की क्रिया होने लगती है। यहाँ पे देख सकते हो फेरिक ऑक्साइड था, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, फेरस बन गया वापस। और उसमें क्या हो रहा था, ये फेरस था, इसमें ऑक्सीजन जुड़ के फेरिक ऑक्साइड बना रहा था, मतलब सेम इसका उल्टा हो रहा था। कार्बोनेटीकरण, 5th नंबर पर देखते हैं कार्बोनेटीकरण। चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त क्षारों का CO2 से संयुक्त होकर कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स बनने की क्रिया को कार्बोनेटीकरण कहते हैं। मतलब चट्टानों के अपक्षय से, चट्टानों के टूटने से जो प्राप्त क्षार है ना अपने पास, ठीक है, उनका CO2 से जुड़कर कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स बनने की क्रिया को ये कहते हैं। कार्बनिक अम्ल H2CO3 एक दुर्बल अम्ल है। क्या है? एक दुर्बल अम्ल है, लेकिन रासायनिक अपक्षय में इसका विशेष महत्व है। वायु में CO2 की मात्रा केवल 0.03% होती है। ये देख लेना, आपके जो ए पार्ट आएगा उसमें कि ये क्वेश्चन आता है कि हवा में कितनी होती है, मृदा में कितनी होती है, ठीक है, तो कितनी होती है? 0.03% होती है, तथा वर्षा जल में 0.045% होती है। क्या होती है? CO2 की मात्रा। CO2 की मात्रा जो है हवा में अपने एटमॉस्फेयर में कितनी पाई जाती है? 0.03%, जबकि बरसात के जल में कितनी पाई जाती है? 0.45%। मृदा में कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से भी CO2 प्रचुर मात्रा में पैदा हो जाती है। आप देख सकते हो चूना पत्थर था H2CO3, इसके साथ जुड़ा कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया। पढ़ भी क्या रहे थे? कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स बनने की क्रिया को कार्बोनेटीकरण कहते हैं। चूना पत्थर कैसे आया? जो चट्टान थी टूटी, उससे जो प्राप्त क्षार पदार्थ हो गया चूना पत्थर, इसके साथ CO2 जुड़ गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं विलयन सॉल्यूशन। जल एक सर्वविलायक है। जल एक सर्वविलायक माना जाता है क्योंकि जल में हर कुछ जो भी चीज़ है किसी में भी घुल जाता है या घोल लेता है, ठीक है, इसलिए इसको सर्वविलायक बोलते हैं। मतलब सब में रासायनिक अपक्षय के अन्य कारकों के साथ जल के विलायक गुण का घनिष्ठ संबंध है। जल की विलेयता यद्यपि मंद होती है, लेकिन कुछ अम्ल लवणों की उपस्थिति से विलेयता बढ़ जाती है। वैसे जल धीरे घुलता है या घुल सकता है, पर इसमें अगर कुछ केमिकल जो हम डाल देते हैं अम्ल लवण, तो ये फास्ट करता है। जल में CO2 तथा सल्फर ऑक्सीकरण से प्राप्त H2SO4 की उपस्थिति से जल की विलेयता अत्यधिक हो जाती है। संभवतः ऐसा कई खनिज नहीं है जिस पर जल की विलेयता का प्रभाव नहीं पड़ा हो। नेक्स्ट देखते हैं जमाव। जमाव में क्या है? आयरन और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड है वो कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित होकर स्कंदित हो जाते हैं। स्कंदन पढ़ा है ना आपने, जैसे ब्लड का स्कंदन होना, थक्का जमना, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह, स्कंदन हो जाते हैं तथा उष्मा तथा वायु के द्वारा पदार्थ शुष्क होकर कठोर परत के रूप में संचित रहते हैं। रासायनिक अपक्षय में भाग लेने वाले कारक स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते हैं, ये एक दूसरे के पूरक के रूपांतर होते हैं। ये हो गया अपना 2 नंबर का कंप्लीट, कि चट्टानों का अपक्षय पढ़ रहे थे, टूटना। अब टूटने के अंदर पहला पढ़ा था भौतिक अपक्षय, फिजिकल वाला। सेकंड पढ़ा रासायनिक। पहले वाले में पढ़े थे 5, ताप, ठीक है, हवा, जल, ये वाले। सेकंड में हमने पढ़े 6। अब थर्ड अपना था जैविक या बायोलॉजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल, जीवों के द्वारा कैसे चट्टानें टूट रही है, इसमें बात करते हैं। यदि देखा जाए तो सच्चे अर्थों में कोई जैविक अपक्षय नहीं होता है। सच्चे अर्थ में अगर देखें ट्रूली तो कोई जैविक अपक्षय नहीं होता है। यह जैविक कारकों के द्वारा हुआ भौतिक या रासायनिक अपक्षय है। मतलब जो जैविक कारक है ना, उनके द्वारा होता है भौतिक या अपक्षय। कुछ जैविक कारक ऐसे हैं जो चट्टानों को डायरेक्ट तोड़ देंगे, तो वो हो गया भौतिक अपक्षय। कुछ जैविक कारक ऐसे हैं जो उनमें केमिकल का निर्माण करके चट्टानों को तोड़ेंगे, तो वो हो गया रासायनिक अपक्षय। मतलब जैविक तो हुआ ही नहीं ना, जैविक हो तो रहा है पर हो किसकी स्टेज में रहा है, भौतिक या रासायनिक में हो रहा है। तो लाइन को दोबारा से समझोगे कि बायोलॉजिकल वेदरिंग, यदि देखा जाए तो सच्चे अर्थों में कोई जैविक अपक्षय नहीं होता है। यह जैविक कारकों द्वारा हुआ भौतिक या रासायनिक अपक्षय होता है। पेड़ पौधे की जड़ें भौतिक प्रबल कारक है। पौधे की जड़ें कैसे? जैसे कोई चट्टान है, यहाँ पे कोई पेड़ है, अंदर से जड़ें गई, जड़ों में इतनी ताकत होती है वो इसको हिला देगी या तोड़ देगी, फोड़ देगी, इसकी वजह से टूट गई छोटे छोटे पदार्थों में। और अपन पढ़ क्या रहे थे? चट्टानों का छोटे पदार्थों में टूटना ही अपक्षय कहलाता है। तो हो गया ना जैविक। पेड़ है, पेड़ में ना तो कोई केमिकल था, ना किसी आदमी ने ला के जोड़ लगाया, खुद जैविक चीज़ अपने आप उगा था, अपने आप तोड़ा था, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? जैविक बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पौधों का प्रभाव। पौधों की जड़ें जब चट्टानों के अंदर प्रवेश करती है तो अपने संपर्क से आने वाले पदार्थों, खनिज पदार्थों पर दबाव डालती है, जो कि चट्टानों को तोड़ने में सहायक होता है। चट्टानों की दरारों या छेदों में उपस्थित पौधों में अवशेष सड़कर अम्ल पैदा करते हैं। जैसे ये 2 चट्टान है, बीच में ये अपने, इसमें क्या है? खाली जगह है, ठीक है, क्या है? खाली जगह या दरार है। इसके अंदर कोई छोटा पेड़ अगर उग गया है, पौधा उग गया है, फिर वो उसको पानी नहीं मिला, सड़ गया, गल गया, तो वहाँ पे केमिकल्स वगैरह बढ़ गए, ठीक है, कुछ अम्ल वगैरह बढ़ गए, उसकी वजह से भी गल के दोनों चट्टानें टूट गई, तो वो भी जैव में ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ से देख लो, पौधे की जड़ें जब चट्टानों के अंदर प्रवेश करती है
तो अपने संपर्क में आने वाले पदार्थ चट्टानों खनिजों पर अधिक दबाव डालती है, जो कि चट्टानों को तोड़ने में सहायक होता है। चट्टानों की दरारें या छेदों में उपस्थित पौधों के अवशेष सड़कर अम्ल पैदा करते हैं, जो चट्टानों पर सक्रिय आक्रमण कर उन्हें विलयन में लाने का प्रयत्न करते हैं। जंतुओं का प्रभाव, अनेक जंतुओं का प्रभाव, ठीक है। अनेक सूक्ष्म जीवों के समूह चट्टानों को खनिजों के विखंडन करने में सक्रिय रहते हैं, जैसे स्वपाशित जीव। ये मिट्टी में उपस्थित साधारण अकार्बनिक पदार्थ जैसे NH3 SCO3 से अपना भोजन संश्लेषण करते हैं। इस प्रकार से प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं में अमोनिया का ऑक्सीकरण तथा जीवमंडल में होने वाला सल्फर चक्र मुख्य उदाहरण। सल्फर चक्र पढ़ा आपने, बायोलॉजी की क्लास से ली थी जेट में, वहाँ पे दिखा रखा है कि सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न कार्बनिक अम्ल CO2 दोनों अम्लीय फॉस्फेट को घोलने में समर्थ होते हैं। मनुष्य कैसे करेगा, देखो, मानव भी चट्टानों को विघटन में हाथ बढ़ाते हैं। बड़ी बड़ी पहाड़ियों शिलाओं को काट कर सड़कें बनाई जाती है। विस्फोटक, पता है आपको, विस्फोटक पदार्थ जो आते हैं, जैसे इसमें डाल दिया चट्टान टूट जाती है, या किसी बिल्डिंग को तोड़ना है तो वो उनका यूज करके। खनिजों के अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक, ये जो कारक बता रहा हूँ मैं, ये आपके एक्स्ट्रा है, ये आपके लेक्चर में नहीं दिया हुआ है, आपके दिया हुआ चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण। तो मृदा निर्माण का जो क्रिया है ना, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा। ये PDF इसलिए दे रहा हूँ, जिन भाइयों को ये बोल रहे थे ना कि मेरे को ज़्यादा मैटर चाहिए, तो उनके लिए है ये खनिजों। एक बार मैं रीडिंग करवा देता हूँ आपको, ठीक है। खनिजों के अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक, ये एक्स्ट्रा चीज़ों में दे रहा हूँ, ठीक है। अपक्षय को प्रभावित करने वाले मुख्य 3 कारक है। कौन कौन से? जलवायु संबंधी दशाएं, भौतिक गुण और चट्टानों और खनिजों की रासायनिक। अब जलवायु संबंधी दशाओं में कौन कौन से आएंगे? भौतिक, ठीक है, आर्द्र क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा हो रहा है, सिलिकेट वगैरह। भौतिक गुणों की बात करते हैं अब। भौतिक गुणों के अंदर क्या क्या आ रहा है, देखो, कणों का आकार, कठोरता, सीमेंटीकरण की अपेक्षा मात्रा में। ये क्या, अपन खनिजों की बात कर रहे हैं, चट्टानों का अपना हो चुका है। अब जो अपना नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो मृदा निर्माण रहेगा, सोइल जेनेसिस रहेगा। रासायनिक एवं संरचनात्मक विशेषताएं, तो ये PDF में आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाना। पैतृक पदार्थों का भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, ये भी आपके लेक्चर में नहीं दे रखा, बट मैंने आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाया है। कुछ भाइयों की मांग थी कि हमें कुछ ज़्यादा पढ़ने को मिले, ठीक है, बोर हो रहे हैं अपन, कॉलेज नहीं खुल रहे ना इस वजह से। तो ये जो ये हो गया, ठीक है, सारा कुछ ये होता तो मैं पढ़ा देता। अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है, अब इसके बाद वाली जो क्लास है, आप बता देना SS पढ़ना चाहोगे या बोर्ड पे पढ़ना चाहोगे, क्योंकि बोर्ड का मैंने जो फ्लैट था वो चेंज किया, तो अभी सामान शिफ्ट वगैरह में थोड़ा दिक्कत हो रही है, उस वजह से मैं बोर्ड से नहीं दे पाया। 3 दिन इसी में लग गए थे। आज मैंने सोचा क्लास तो प्रोवाइड करवाना ज़रूरी है बच्चों को, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आपके। क्लास मिले ना मिले, स्टडी कंटिन्यूस रखना। सिलेबस वगैरह सारा डाल रखा है, नीचे लिंक है, जिन्होंने नहीं देखी सारी क्लासें नीचे हैं, ठीक है। मृदा निर्माण, आपके ये जो लेक्चर बात कर रहे हैं ना, सोइल साइंस का सेकंड लेक्चर, वो 2 पीरियड का है, मतलब 2 घंटे का था। तो हमने फर्स्ट जो इसका पार्ट था, अब मृदा अपघटन, जो सोइल, जो चट्टानों का अपघटन, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया है। अब चट्टानों का अपघटन हो गया, चट्टानें छोटे छोटे पदार्थों में टूट गई। 3 तरीके से टूटी, भौतिक, रासायनिक और जैविक। भौतिक में 5 थे, रासायनिक में 6 थे और जैविक में 4 थे। वो आपको याद होने चाहिए, चारों डेफिनेशन वगैरह सारा। अब चट्टानें जब छोटे छोटे पदार्थों में टूट गई है, तो इनसे क्या बनेगी अब? मृदा। तो इनकी जो बीज की क्रिया है ना, वो अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मतलब सोइल साइंस BSc फर्स्ट ईयर का जो लेक्चर नंबर 2 है, उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 था। तो जिन्होंने यहाँ तक क्लास देखी ना, सारे भाइयों ने यहाँ तक जो क्लास देखी है, इस टाइम तक, कौन सा टाइम हो रहा है, ये क्लास देखी है जिन्होंने 28 मिनट तक, तो वो मेरे को कमेंट्स में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आप लिख देना, कुछ भी लिख देना। सपोज दैट सारे के सारे भाई लिखेंगे, मतलब कल क्या 26 तारीख है, ठीक है, तो कल किसान रैली है, तो उसके समर्थन में कुछ भी आप शब्द लिखे हो, जय जवान जय किसान, ठीक है। जय जवान जय किसान जिस भाई ने लिखा है, उसको समझूंगा कि उसने 28 मिनट तक रेगुलर क्लास देखी है और उस भाई को कंप्लीट समझ में आया है, ठीक है। तो सभी भाइयों का धन्यवाद क्लास देखने के लिए। और ऐसे सही समझ में आया तो मैं ऐसे करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को बता देना बस, ठीक है। तो धन्यवाद है। बाकी चैनल और पेज को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो नहीं देख रहे हैं, उनको भी बोलो कि भाई क्लासेस देख ले, बहुत अच्छी क्लासेस हैं, अच्छा मैटर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, कोई फीस नहीं ले रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा कुछ। नीचे PDF दे रहा हूँ, डाउनलोड करके पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, आगे भी किसी को शेयर करना, किसी के काम आए, क्योंकि अपना मेन मोटिव ही यही है कि किसी के काम आ सके अपन, ना कि सब्सक्राइब्स बढ़ाना, ना कि व्यूज़ बढ़ाना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो। बाकी मेरे को बता देना ये कैसा क्या रिस्पॉन्स रहता है, समझ में आई कि नहीं आई। नेक्स्ट जो अपनी क्लास है वो सोइल साइंस की होगी, उसके बाद में हॉर्टिकल्चर की, मैथ की और इंग्लिश की क्लासेज आपकी कंटिन्यूस करने वाले हैं 1-2 दिन में, जैसे अपने बोर्ड का अरेंज वगैरह हो जाता है दोबारा से। तो धन्यवाद।